प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन मानव भूगोल के सिद्धांत में क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। आज हम पार्थिव एकता का सिद्धांत पढ़ेंगे। पार्थिव एकता के सिद्धांत का अभिप्राय वातावरण के सभी तत्व, चाहे वो प्राकृतिक हों अथवा सांस्कृतिक, एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसलिए भौगोलिक तथ्यों का पूर्ण अध्ययन से करते समय हमें ये बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि वातावरण के विभिन्न तथ्य आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। प्रोफेसर रेडजेल के अनुसार वातावरण के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वो जड़ हों अथवा चेतन, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कोई भी परिस्थिति अकेली नहीं होती, वरना उसका जन्म और विकास बहुत से तथ्यों के एक जटिल समूह में होता है। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, संयुक्त हैं। समस्त पृथ्वी पर एक से भौतिक नियम क्रियाशील होते हैं। पृथ्वी तल पर सभी जगह भौतिक वातावरण का प्रभाव मानव पर होता है और सभी जगह मानव अपना अनुकूलन करता है। इतनी बात अवश्य है कि मानव अनुकूलन की विधियों में या अवस्थाओं में कुछ अंतर हो सकता है, फिर भी किसी प्राकृतिक प्रदेश के सभी भागों में सामान्यतः एक सी जलवायु, वनस्पति और मिट्टियाँ होती हैं। प्रत्येक प्रदेश में समस्त जीवधारी आपस में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं और अपनी सत्ता प्राप्त करते हैं। भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टियाँ, वनस्पति और पशु जगत में पारस्परिक क्रियाएं एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं और उन सबके पारस्परिक सहयोग से प्रत्येक तत्व की सत्ता बनती है अथवा परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए वनस्पति की उत्पत्ति भूमि, जलवायु और मिट्टियों पर निर्भर है। मिट्टियों के निर्माण में भूमि और जलवायु के प्रभाव के साथ साथ वनस्पति का प्रभाव भी होता है। इसलिए मिट्टियों का वर्गीकरण प्रायः वनस्पतियों के आधार पर किया जाता है। यह एक सामान्य सी बात है कि किसी प्रदेश की जैसी जलवायु होगी वैसी वनस्पति होगी और जैसी वनस्पति होगी उसी तरह की मिट्टी का निर्माण होगा। परंतु जलवायु स्वयं पर भी भूमि का बनावट का प्रभाव पड़ता है। जैसे ऊंचे पर्वत बादलों को रोककर वर्षा कराते हैं, जलवायु का प्रभाव वनस्पति पर होता है, परंतु वनस्पति का प्रभाव भी जलवायु पर होता है। जैसे जहाँ वनों की अधिकता होती है वहाँ वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। इसके अलावा प्रत्येक प्रदेश के जीवधारी, वृक्ष, जंतु और मानव सभी आपस में मिलकर ही उस वातावरण से अनुकूलन करते हैं और यह क्रिया सहजीवन कहलाती है। प्रोफेसर रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में इस सिद्धांत पर बल दिया कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित हैं और वातावरण भौतिक दशाओं का एक योग होता है। हमबोल्ट ने बतलाया कि किसी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रोफेसर ब्रगहोस ने भी अपनी पुस्तक फिजिकल एटलस में जलवायु और वनस्पति के संबंध को समझाया है। अन्य भूवेताओं की खोजों से ही यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्रदेश के वातावरण की दशाओं का, जैसे तापक्रम, वर्षा, मिट्टी आदि का प्रभाव उस प्रदेश की वनस्पति द्वारा
स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर बिल्कुल उचित व ठीक ठाक ढंग से समझाया जा सकता है। किसी प्रकार की वनस्पति का भौगोलिक अध्ययन करते समय वहाँ के अलग अलग वृक्षों का विचार नहीं होता, वरना यह देखा जाता है कि उस प्रदेश की समस्त वनस्पति का मिलना जुलना सामूहिक दृश्य है। जैसे टैगा वनस्पति, स्टेपी, प्रेरी, सवाना, डाउन्स, वेल्ड, ये सब सामूहिक शब्द हैं जो किसी प्रदेश की समस्त वनस्पति के मिले जुले दृश्य के द्योतक होते हैं या प्रतीक होते हैं। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वनस्पति का एक ही प्रकार का दृश्य होता है, वरना सभी वृक्षों और पौधों की क्रियाओं तथा उनकी प्राकृतिक आवश्यकताओं का स्वभाव भी एक सा होता है। पौधों में परस्पर इतनी स्पर्धा बढ़ जाती है कि केवल वे ही पौधे जीवित रह पाते हैं जिनका पारिस्थितिक अनुकूलन सर्वोत्तम होता है। इसे पारिस्थितिक अनुकूलन या अडैप्टेशन कहते हैं। इसके आगे प्रोफेसर ब्लास और ब्रूंज ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि किसी स्थान पर जितने भी जीवधारी जैसे वनस्पति, जंतु और मनुष्य होते हैं, उन सब में एक पारस्परिक संबंध होता है और वे सभी अपनी परिस्थिति से समायोजन स्थापित करके अपना अनुकूलन करते हैं। वनस्पति की अपेक्षा पशुओं को भी प्रकृति में श्रेष्ठतर बनाया है, क्योंकि पौधे अचल हैं और पशु चाहे जहाँ भी जा सकते हैं। मनुष्य इन सब में श्रेष्ठतम है, उच्चतर है, क्योंकि वह केवल चल फिर ही नहीं सकता, वरना उसके पास बुद्धि की विशेषता है जिसके द्वारा वह वातावरण से समन्वय स्थापित कर लेता है। फिर भी वातावरण में समस्त प्राकृतिक तत्व और जीव जंतु शामिल हैं और इन सब का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। अतः वातावरण का अध्ययन करते समय इन सब का मिला जुला अध्ययन स्वतः ही हो जाता है। प्रत्येक देश में बहुत से प्राणी रहते हैं जो कृत्रिम रूप से पड़ोसी बने थे, परंतु धीरे धीरे उन सब एक दूसरे के प्रति समायोजन करके अपनी सबकी एक मिली जुली साधारण सत्ता स्थापित कर लेते हैं। वनस्पति को देखने से यह ज्ञात होता है कि उसके विभिन्न प्रकृति के पौधे हैं, कुछ छोटी नस्ल के, कुछ बड़ी नस्ल के, कुछ चौड़ी पत्ती के, कुछ कांटेदार और कुछ फैले हुए होते हैं। और पशुओं को देखने से भी यह ज्ञात होता है कि उनके विभिन्न वर्गों के पशु कुछ देसी और कुछ बाहर से लाए गए हैं। कुछ की आयु बहुत छोटी होती है, कुछ केवल 1-2 दिन ही जीवित रहते हैं, अथवा तो कुछ दीर्घजीवी भी होते हैं। कुछ घुमक्कड़ होते हैं और कुछ एक जगह स्थायी भी रहते हैं। इस प्रकार किसी प्रदेश के मनुष्यों में भी विभिन्न नस्ल के लोग होते हैं। कुछ छोटे कद के होते हैं, कुछ मोटे और कुछ पतले, परंतु इन सब में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लिया जाता है। इनका कारण वातावरण में इन सब के मिले जुले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किसी प्रदेश की स्थिति, भूमि की बनावट, ढालों की ऊंचाई नीचाई, जलवायु, वनस्पति आदि से वहाँ के लोगों का विकास और सामाजिक संगठन समझ में आ जाता है। प्रोफेसर विडाल ली ब्लास ने अपनी पुस्तक एजेंट की भूमिका में समझाया है कि किसी देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ होता है। यह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं और इनके पूरक दूसरे मानचित्र रेखाचित्र होते हैं जो उस प्रदेश के भूविज्ञान, जलवायु व सांख्यिकी से संबंधित होते हैं। अतः छोटे से छोटा भौगोलिक अध्ययन जिसका उद्देश्य संपूर्णता पर विचार करना है, केवल अलग अलग तथ्यों के विचार
तक ही सीमित नहीं रहता। उदाहरण के लिए कोई गांव या नगर या एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, वरना उसका आधार वह मिट्टियाँ हैं जिनसे उसे भोजन प्राप्त होता है, वह जलवायु है जिसमें वह रहता है, और वह वातावरण है जिसमें वह जीवित है। ऋतु के परिवर्तन और ऐसे तत्व जैसे व्यापारिक पवने, मानसून या चक्रवात आदि पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में अन्योन्याश्रित संबंध रखते हैं। इसके आगे प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास ने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके भिन्न भिन्न भाग परस्पर संगठित हैं। द नेशन दैट द अर्थ इज ए यूनिट with coordinated parts provide the geographer with a methodological principle which will be found more fruitful the more it is applied। अर्थात इस सिद्धांत का सार यह है कि वातावरण के सभी तत्व, चाहे वो प्राकृतिक हो अथवा सांस्कृतिक, एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि मानव भूगोल का कोई भी दृश्य एक से अधिक कारकों के यौगिक प्रभाव से अस्तित्व में आता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। पहला, जलवायु प्रदेश के निर्धारण में सूर्य ताप की उपलब्धता, प्रदेश की अक्षांश स्थिति, पृथ्वी की गति, सूर्य की किरणों का तिरछापन तथा धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी आदि कारकों की संयुक्त भूमिका होती है। इसका अभिप्राय है कि किसी प्रदेश की जलवायु निर्धारण में इन सभी तथ्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेकंड, नदियों द्वारा बनाए गए मैदान। इसमें नदी का बहाव, पर्वत श्रृंखला, अपक्षय तथा अपर्दन प्रक्रिया, नदी में जल की उपलब्धता, नदी के मार्ग में आने वाली चट्टानों की प्रकृति आदि पर निर्भर होता है। वनस्पति प्रदेश जलवायु तथा धरातल एवं मिट्टियों के संयुक्त प्रभाव से वनस्पति का निर्माण होता है। अर्थात जिस प्रदेश की जैसी जलवायु और मिट्टी होती है उसी प्रकार की वहाँ की वनस्पति पाई जाती है। फोर्थ, किसी प्रदेश में किस प्रकार के पशु पाले जाते हैं, यह वहाँ के धरातल, जलवायु, मिट्टी एवं वनस्पति तथा मानव मिलकर निर्धारित करते हैं। पाँचवां, मानव के भोजन करने की आदत या भोजन का प्रतिरूप, यह भी वहाँ की क्षेत्रीय वनस्पति, जीव जंतु, सागर से दूरी तथा समाजों में आपसी संपर्क के यौगिक प्रभाव द्वारा निर्धारित होता है। लास्ट, धरातल पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व, यह उस क्षेत्र में भूमि की बनावट, मिट्टी की उर्वरकता, संसाधनों की उपलब्धता, जलवायु, वनस्पति, कृषि संगठन, उद्योग एवं व्यापारिक गतिविधियों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होता है। अतः विद्यार्थियों, जो सिद्धांत में समझाया गया आपको, इससे साफ स्पष्ट होता है कि पार्थिविक एकता का सिद्धांत का मूल अभिप्राय यही है कि वातावरण के सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से प्रभावित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इन्हीं सभी का संयुक्त रूप ही पार्थिविक एकता का सिद्धांत है।